हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं और अपनी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। आज का ये टॉपिक हमारा है क्लास 11 से रिलेटेड और टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरी के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसके काम क्या है, ये किस किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। आज हम एक एक करके इन्हीं के बारे में जानेंगे और अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। इस डेफिनेशन को दिया है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, या शॉर्ट में जिन्हें हम AICPA के नाम से जानते हैं, उसने इस डेफिनेशन को दिया है। उसके अकॉर्डिंग द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA has defined the art of recording, classifying, अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांटना, summarizing in a significant manner and in terms of money, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स यानी फाइनेंशियल इवेंट्स which are in part at least of financial character, जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बताना, यही है अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें मनी वैल्यू इन्वॉल्व हो, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, उनको अलग अलग क्लास में बांटना, समराइजिंग और समराइज करना, ये सारे काम आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। एक अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और टाइम टू टाइम उस रिकॉर्ड्स को जो है सो वो ऑब्जर्व करता है और उससे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को देखकर फिर आगे मैनेजमेंट अपने समय समय पे रिलेवेंट डिसीजंस लेते रहते हैं। ये सारे काम अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। इसको कुछ इस डायग्राम से इस तरह से समझते हैं। बिजनेस में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हुआ, उस इकोनॉमिक इवेंट का अकाउंटिंग प्रोसेसिंग होगा, उस फिर अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में जाता है वो, जहां पे क्रोनोलॉजी के हिसाब से उनकी अकाउंटिंग की जाती है अलग अलग स्टेप में। फिर इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, समय समय पे अकाउंट्स रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं और इन्हें कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट को। फिर उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें पब्लिश किया जाता है और फिर इन सभी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके डिसीजन लेने के काम में लेते हैं यूजर्स। ये यूजर्स दो टाइप के होते हैं। एक इंटरनल यूजर्स, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट देखने वाले हैं, जो समय समय पे उस ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने डिसीजन लेते हैं, वो इन्हें देखकर डिसीजन लेते हैं। कुछ एक्सटर्नल होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स जिनसे लेन देन चल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, टैक्स एजेंसीज हैं, कितना टैक्स लेना, क्या करना, ये सब इन्हीं को देख के डिसीजन लिया जाता है। तो ये है असल में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब हम इस डेफिनेशन में आने वाले कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। जैसे आया है रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेफिनेशन, जैसे इकोनॉमिक इवेंट्स।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है उन इवेंट्स को जो फाइनेंशियल इवेंट्स कहलाते हैं, यानी जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है। अब जैसे किसी मैनेजर के अंदर उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उसके अंदर काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो उसका बढ़ जाए, तो उसको अकाउंट में एंट्री उसकी नहीं की जाती है। लेकिन जब भी कोई ऐसा इवेंट हो जिससे मॉनेटरी वैल्यू चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, तो उसकी एंट्री की जाती है। A happening of consequence to a business organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms, जिन्हें monetary terms में मेजर किया जा सके, उन्हें हम इकोनॉमिक इवेंट्स के तौर पे जानते हैं और ऐसे की ही एंट्री की जाती है। जैसे सेल, परचेज, रेंडरिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट पे लगाया गया पैसा, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज, तो ये सभी ऐसे हैं जिनमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व रहता है और इनकी एंट्री की जाती है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। कई सारे इवेंट हो रहे हैं, उनमें आइडेंटिफाई करना है कि किसकी अकाउंटिंग करनी है और किसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है। वहां अगर किसी मैनेजर या किसी स्टाफ के क्वालिटी में कमी या बेसी हो रही है, तो इसको अकाउंटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज को पीआर डिपार्टमेंट देखेगा। अकाउंट्स सिर्फ उन बातों को देखेगा जहां पर मनी वैल्यू इन्वॉल्व है और जिससे बिजनेस पे असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस विच आर टू बी रिकॉर्डेड, इन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। मेजरमेंट, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। रुपए, पैसे, इन सभी यूनिट्स में उनको क्वांटिफाई किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है और फिर उस हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। अब आगे फिर रिकॉर्डिंग हो जाता है। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनका अपना एक क्रोनोलॉजी है, पहले रफ बुक में लिखेंगे, फिर जर्नल एंट्री होगी, फिर पोस्टिंग होगी लेजर में, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये सब तैयार किया जाता है। इनका अपना एक क्रोनोलॉजी है, उसके हिसाब से फिर रिकॉर्डिंग की जाती है। और आगे आता है कम्युनिकेशन। ये जितने भी रिकॉर्ड रिपोर्ट्स तैयार किए गए हैं, आखिर इनको किसी न किसी को तो कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेट मैनेजमेंट को किया जाता है। The information is regularly communicated through accounting reports. These reports provide information that are useful to a variety of users, चाहे वो internal हो या external हो। तो ये इस definition से निकलने वाले कुछ aspects थे जिनके बारे में हमने बात किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, ये कौन है, क्या है, जरा उनके बारे में जान लो। इंटरनल, किसी भी बिजनेस के अंदर इंटरनल, अगर किसी का सोल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो अकेला ही सब कुछ होता है। लेकिन कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़े स्केल का, बड़े लेवल का है, तो वहां मैनेजर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, ये सभी इंटरनल कहलाते हैं। ये बिजनेस के खुद के लोग होते हैं, बिजनेस के, इसलिए इनको इंटरनल कहते हैं। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, ये सभी इंटरनल यूजर्स हैं जिनको इन रिपोर्ट्स से डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक्सटर्नल भी होते हैं। एक्सटर्नल में वे सभी आते हैं जिनके साथ हमारा बिजनेस है या जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, चाहे वो जो फाइनेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, वो जो हमारे क्या
टैक्स एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, ये इन सब हमारे एक्सटर्नल में आते हैं। जैसे प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इन सबको अकाउंटिंग रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है समय समय पे डिसीजन लेने के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे हम समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और फॉर नॉट प्रॉफिट मोटिव। ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो प्रॉफिट के मकसद से भी किया जा रहा हो या प्रॉफिट का मकसद जिसमें नहीं हो, वो इसके अंदर आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इनके एक्टिविटीज के साइज और ऑपरेशन के लेवल को देखते हुए ये किसी भी नाम से जाने जा सकते हैं। इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटी, एकांकी व्यवसाय भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, या लोकल अथॉरिटी हो सकते हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। एज अ रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो अकाउंटिंग है हम उसे एज अ रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकते हैं। तो क्यों मानते हैं? इन सभी बातों की वजह से उन्हें ऐसा मानते हैं। वो क्या है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, क्योंकि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को पढ़कर हम इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज देयर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उन लोगों को, उन यूजर्स की ये हेल्प करते हैं, उनको सेवा देते हैं जो अपने डिसीजन के लिए इन रिपोर्ट्स पे भरोसा करते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल कैश फ्लो, इन सब के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इनकी स्टडी की जाती है, इनको एनालाइज किया जाता है और इन सभी टॉपिक पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल कैश फ्लो। इन सब चीजों के लिए प्रिडिक्शन करना हो तो उन चीजों को बिना इनके इंफॉर्मेशन के करना पॉसिबल नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स इस तरह के इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, ताकि बिजनेस से रिलेटेड टाइमिंग्स, अनसर्टेनिटी, अमाउंट, इवेल्युएशन, प्रेडिक्शन, ये सभी चीज वो कर सकते हैं। कैश फ्लो से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट, इट मीन्स के मैनेजमेंट किस तरह से वर्क कर रही है इसका पता भी चलता है इन इंफॉर्मेशन से। वो मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है, अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव है सिर्फ या एफिशिएंट है, इसका पता भी रिपोर्ट से पता चल जाता है कि इसने दिए हुए गोल को बाउंडेड टाइम में और कॉस्ट बचाते हुए पूरा किया है तो वो एफिशिएंट है, और दूसरा वो जिसने काम तो पूरा कर दिया लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा हो गई या टाइम ज्यादा हो गया तो वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो मैनेजमेंट कैसा ये भी पता चलता है इन इंफॉर्मेशन से। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, साथ ही इस बिजनेस के वो एक्टिविटीज जिनसे सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है, उनके इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में नुकसान पहुंच रहा हो, पोल्यूशन फैल रहा हो या किसी और तरह का अवेयरनेस लाना हो सोसाइटी में, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है और ये मिलता है हमें अकाउंटिंग से। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस उद्देश्य से अकाउंटिंग किया जाता है? तो सबसे पहला
ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ए प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर केप्ट रेगुलरली। पहला इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैलकुलेट करना है तो उसमें भी वो भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टाइम टू टाइम अगर हमने अकाउंटिंग किया है तो हम जिस समय चाहे उस समय पता लगा सकते हैं कि बिजनेस ने अभी तक कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न कर लिया है। द owners of business are keen to have an idea about the net result of their business operations periodically, और वो इनसे पता लगाते रहते हैं। डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये इसी अकाउंटिंग से पता चलता है। ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम एसेट कहते हैं, एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्सेज, जिन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं, फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ ए स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट। अभी मुझे ही किसी बिजनेस से कोई काम करना है तो सबसे पहले मैं उसके बैलेंस शीट को चेक करूंगा, उससे मुझे उनके फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा, फिर मैं डिसीजन लूंगा कि इनसे बिजनेस किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये भी कौन तैयार करता है? अकाउंटिंग ही प्रिपेयर करता है इसे। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अकाउंटिंग। Information generated by the accounting process is communicated in the form of reports, charts, statements, graphs to the users who need it in different decision situations. तो ये तो इनके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब जो हमने अभी तक इस बारे में अकाउंटिंग के बारे में बात किया तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं। इन बेसिक टर्म्स के बारे में पहले हम जान लें, खासकर अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चों को इन टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए, वो इन टर्म्स से अवेयर होने चाहिए। नंबर 1, एंटिटी। इट मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एंटिटी हम उसे कहेंगे जिसका अपना एक डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, इन दोनों को हम कभी एक नहीं मानेंगे। बिजनेसमैन वो है जिसने उस बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, लेकिन बिजनेस की अपनी, बिजनेस एंटिटी की अपनी एक अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, तभी तो वो समय समय पर प्रॉफिट वगैरह देता रहता है बिजनेस में पैसा लगाने वाले को। Business entity means a specifically identifiable business enterprise, जिसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। बिजनेस हम उन्हें एंटिटी के तौर पे जान रहे हैं। दूसरा है ट्रांजैक्शंस। दो या दो से ज्यादा पार्टियों के बीच जो लेन देन होती है उन्हीं को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग वैल्यूज बिटवीन 2 or more पार्टीज, दो और उससे ज्यादा एंटिटीज, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में वैल्यू का जो इवेंट होता है हम उन्हें ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, ये सभी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे क्योंकि इनमें वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता है। एसेट्स, all economic resources owned by an enterprise and that can be usually expressed by a monetary value। सारे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस एंटरप्राइज ओन्ड करती है और उनका इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू होता है, उन्हें हम एसेट कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सभी एसेट के तौर पे जाने जाते हैं। लायबिलिटीज, इन एसेट्स के अगेंस्ट जो ऑब्लिगेशंस होते हैं हम उन्हें लायबिलिटीज के तौर पे जानते हैं। दीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, जिन्हें अभी नहीं तो कल को बिजनेस को पे करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंसर से लोन लिया है तो वो लोन हो गए, कोई भी चीज जो कि कल को पे करना है
वो लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म, इट मे बी इज कैश और एसेट। ऐसे अमाउंट या ऐसा एसेट जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, बिजनेस एंटरप्राइज में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन्हें हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी के तौर पे माना जाएगा। ये क्लेम अगेंस्ट एसेट होता है, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो बिजनेस को बिजनेसमैन ने जो कैश दिया है बिजनेस रन करने के लिए, तो वो एक तरह से लोन के तौर पे दिया है। बिजनेस के लिए वो क्लेम है, जो कल ऑब्लिगेशन है, कल को उसे पे करना है। सेल्स, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, इट मे बी कैश और क्रेडिट। सेल्स या तो वो गुड्स का सेल हो सकता है या सर्विस प्रोवाइड कराया गया है कस्टमर्स को, ठीक है, इन्हें हम सेल कहते हैं। ये कैश भी हो सकता है और क्रेडिट उधार में भी हो सकता है। सेल दोनों ही टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। These are the amount of business earned by selling its products or providing services. कोई भी बिजनेस सर्विस देकर या गुड्स को सेल करके जो टोटल अमाउंट अर्न करती है वो उसकी रिवेन्यू कहलाती है। इनमें मेन सेल्स होता है, लेकिन अदर सोर्सेज से भी रिवेन्यू आते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, रेंट है, रॉयल्टीज है, इसी तरह से और भी कई चीजें। तो ये जो बिजनेस में जो पैसे आते हैं ये रिवेन्यूज कहलाते हैं। आगे देखते हैं एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। रिवेन्यू कमाने के लिए यानी सेल करने के लिए हर वो कॉस्ट किया जाता है बिजनेस के द्वारा, और इन्हीं कॉस्ट को हम एक्सपेंस के तौर पे मानते हैं। एक्सपेंडिचर, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सेल के लिए ही कॉस्टिंग की जाए, खर्च किया जाए। इसके अलावा कई और भी चीजों के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेना हो, ठीक है, किसी प्रॉफिट के लालच में कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इन सब चीज के लिए जो खर्चा आएगा वो एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। स्पेंडिंग मनी और incurring liabilities for some benefit, service or property received। किसी बेनिफिट की वजह से कि कल को बेनिफिट होगा वहां पैसा लगाया जाए, सर्विस लिया जाए या प्रॉपर्टी खरीदा जाए, तो ये सारे जो खर्च होंगे इन्हें हम एक्सपेंडिचर के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। The excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जो रिवेन्यू टोटल आए हैं और जो रिवेन्यू को लाने में जो कॉस्ट हुआ है, इन कॉस्ट से जो सरप्लस रिवेन्यू बचता है उसे हम प्रॉफिट के तौर पे। अब बात करते हैं गेन की। प्रॉफिट जो है वो एक्सेस रिवेन्यू होता है अगेंस्ट क्लेम्स, लेकिन गेन ये नहीं है। ये किसी भी इंसिडेंट की वजह से जो बिजनेस को बेनिफिट हो जाए ये गेन के अंदर आता है। प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, कोई भी पुराना एसेट सेल कर दिया जाए तो उससे मिलने वाला पैसा, डिस्काउंट मिल जाए, वो कहीं से कमीशन आ जाए, तो ये सभी गेन के अंदर आते हैं। किसी एसेट का वैल्यू बढ़ जाए तो ये गेन कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। लॉस, जब एसेट से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्टेड से ज्यादा ऑब्लिगेशन हो तो ऐसे में जो एक्सेस ऑब्लिगेशन है वो लॉस कहलाता है। The excess of expenses of a period over its related revenues से ज्यादा अगर एक्सपेंसेस हो जाए तो इसमें लॉस होता है। डिस्काउंट, द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज नोन एज
डिस्काउंट। दो टाइप से डिस्काउंट होते हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। जैसे किसी इंटरप्राइज ने अपने यहाँ इस तरह का अनाउंस किया हुआ है कि 25% हर जीन्स पे डिस्काउंट है और वो जो भी आता है खरीदने उसे दे रहे हैं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है बार्गेनिंग करके लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन के वक्त आपस में तय कर लेते हैं, कुछ डिडक्शन होता है, तो उन्हें हम कैश डिस्काउंट के तौर पे जानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही तय होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट वो बार्गेनिंग के ऊपर डिसाइड होता है। वाउचर, किसी भी ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है उसे वाउचर कहते हैं। जैसे हम भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें वहां से बिल, कैश मेमो, काउंटर फॉइल, इस तरह की चीजें देते हैं। वो एक तरह का एविडेंस होता है उस ट्रांजैक्शन का, और जो सबसे पहला एविडेंस होता है किसी भी अकाउंटिंग का, हम उन्हें वाउचर कहते हैं। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे बिल, कैश मेमो, काउंटर फॉइल। हम बैंक में भी कैश जमा करते हैं तो वहां पर से भी हमें एक रिसीट दिया जाता है, काउंटर फॉइल दिया जाता है, ट्रांजैक्शन का वो एविडेंस होता है। गुड्स, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, किसी भी प्रोडक्ट में जिसमें कोई बिजनेस यूनिट डील कर रही है उस प्रोडक्ट को उसका गुड्स कहेंगे। ड्राइंग्स, विथड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। जब किसी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो इसे ड्राइंग कहते हैं, और उसके नाम पे ड्राइंग अकाउंट खोलकर उसमें इसकी एंट्री की जाती है, वहां इसकी रिकॉर्डिंग होती है। परचेजेस, these are the total amount of goods procured by a business on cash and on credit. टोटल अमाउंट जो खर्च किया गया है, चाहे क्रेडिट हो या कैश हो, बिजनेस के द्वारा, अब वो किसी गुड को या किसी और चीज को प्रोकर करने के लिए जो उनका जिनमें मेन डीलिंग करते हैं, तो वो परचेज के अंदर आएगा। वो अमाउंट जो खर्च किया गया है किसी भी गुड को प्रोकर करने के लिए, उन्हें परचेज में माना जाता है। स्टॉक, इट इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन बिजनेस। बिजनेस जिस गुड्स में डील कर रही है उसका जो टोटल स्टॉक, अब वो स्टॉक कई ढंग से हो सकते हैं, वो स्टॉक इन हैंड भी हो सकते हैं, स्टॉक इन ट्रांजिट है, स्टॉक कुछ जो है गोडाउन में है, तो ये सभी स्टॉक कहलाते हैं। यानी नेट वैल्यू ऑफ गुड्स वो स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक को इन्वेंट्री के तौर पे भी जाना जाता है। Debtors, these are persons or entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and services in credit. किसी भी बिजनेस से कोई दूसरा बिजनेस या कई सारे बिजनेस ने जो क्रेडिट में जो भी चीज लिया है और कल को उसे पेमेंट करनी है तो उसे डेटर्स कहेंगे उन सबको। क्रेडिटर्स, इसके उलट जब कोई बिजनेस बाकी बिजनेस एंटिटीज से किसी भी तरह का सामान लेती है क्रेडिट में तो वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। Debtors, these are persons or entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and services in credit. Whereas creditors, these are persons or entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing goods and services in credit, in known as creditors. तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, उसके मीनिंग से लेके डेफिनेशन से लेके हमने उनके ऑब्जेक्टिव्स और इनके बारे में बात किया। साथ ही अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी बेसिक टर्म्स आते हैं उनके बारे में हमने 20 बेसिक टर्म्स के बारे में भी बात किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोग को फायदा होगा और आप लोग इससे फायदा लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।